हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 13 सितंबर शिफ्ट 2 पेपर सॉल्यूशन चल रहे हैं अपने सीजीएल 2024 के। ठीक है, वीडियो नंबर 14 होने वाला है। ये टोटल 36 शिफ्टों में आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ था। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी पीडीएफ वगैरह या ये जो भी चीज़ें कहाँ मिलेंगी तो वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा। सबसे पहले हम पेपर्स को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इन द फिजिक्स टू द स्टडीइंग इन मैथमेटिक्स इन ऑल फोर कॉलेज टेकन टुगेदर। फिजिक्स में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या से रेशियो चाहिए, तो सबको जोड़ लो। देखो यहाँ पे है 5 और 7, 5 और 2 7, 7 और 5 12 का 2, फिर आएगा अपना 1 कैरी, 1 और 8 9, 9 और 8 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 और 2 15 का 5, फिर 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 4 7, 7 और 4 11, और 11 और 4 कितने हो जाएंगे 15। इसका रेशियो लेना है हमें किससे, मैथ में पढ़ने वाले 5 और 5 10 और 6 16 का 6, फिर आएगा 1 कैरी, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 1 15, 15 और 5 20, फिर 2 कैरी, 2 और 3 5, 5 2 7, 7 3 10 और 10 और 2 12। इसका रेशियो लेना है तो काट लो, 2 से काट लेते हैं। देखो 1500 का आधा हो जाएगा कितना 750, और 52 का आधा 26, और यानी ये हो जाएगा 750 प्लस 26 776, और ये कितना हो जाएगा 12, इसका आधा हो जाएगा 603। आगे शायद ये कटेगा या नहीं, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन अपन को अवेलेबल है। सेम क्वेश्चन हिंदी में है। यहाँ पे बोला गया ए कॉर्ड ऑफ लार्जर अमोंग टू कोसेंट्रिक सर्कल। दो अपने पास क्या है सकेंद्री विलग है, कंसेंट्रिक सर्कल है, यानी जिनका सेंटर एक ही होता है उनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। तो मैंने मान लिया कि ये सेंटर ओ है। बोले गया है लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, किसकी लेंथ है, एक कॉर्ड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, एंड इट इज टेंजेंट ऑफ द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल की टेंजेंट भी है। तो टेंजेंट है तो इस तरीके से बना देता हूँ, ये टेंजेंट हो गई, और बड़े ये जो टेंजेंट है ये छोटे सर्कल की टेंजेंट है, नाम देना चाहो तो दे दो ए बी। ये छोटे सर्कल की टेंजेंट है और बड़े सर्कल की कॉर्ड है। हमसे पूछ रहा है कि एरिया बताना है एनुलर पोर्शन का, यानी जो वलयकार या जो रिंग के आकार का जो अपना एरिया है वो हमें बताना है। यानी वलय आकार का कौन सा एरिया है, ये इनके बीच का जो एरिया है इसके बारे में हमसे पूछा गया है कि ये बताना है हमें। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूं, आपको पता है कि अगर इसकी रेडियस में स्मॉल आर मान लूं और बड़े वाले की कैपिटल आर मान लूं। दूसरा हमें बोला था जो कॉर्ड है उसकी लेंथ 20 है, और आपको पता है किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो बाइसेक्ट होती है। 20 लेंथ टोटल थी तो ये 10 10 हो जाएगी। तो क्या यहाँ से अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो क्या ये निकाल सकता हूँ, कैपिटल आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, या फिर ये लिख सकता हूँ अगर आर स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं। अब इस रिंग का एरिया कैसे निकलेगा, बड़े वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लेता हूं तो मुझे चाहिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मेरे पास है 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, यानी 100 पाई अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहे हैं इफ द बैट्समैन हैज स्कोर्ड टोटल 440 रन, हाउ मैनी रन डिड ही स्कोर बाय हिटिंग 4। टोटल 440 है तो चौकों से उसने कितने रन बनाए। देखो फोर्स जो है वो है येलो कलर वाला, यानी चौके है वो है 30%, तो टोटल चौकों से कितना रन बनाएगा 440 का 30%, 30% मतलब 3/10, 3 चौके 12, एक असिल 3 चौके 12 और एक 13, यानी 132 रन बनाए हैं उसने चौके मारकर। सेम क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में अवेलेबल है। बोले क्या ए प्लस बी की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू बता दो। ठीक है, चलो मैं दो मेथड से इसको बता देता हूँ। पहले तो बेसिक से ही बना लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो एलसीएम क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे जब ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ से ए बी कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा ए बी। ये क्या है, ऊपर क्या लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू हमें चाहिए। चूंकि ए प्लस बी सवाल में 1 गिवन था तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला। कुछ लोग बोलेंगे कि यार हम ऐसे नहीं करना चाहते थे, हम वैल्यू पुटिंग से करना चाहते थे, तो वैल्यू पुटिंग से बता देते हैं। ए एक इक्वेशन है आपके पास, 2 वेरिएबल है, कुछ भी मान सकते हो। जनरली हमारे दिमाग में आता है कि बी को 0 मान ले, लेकिन 0 नहीं मान सकते हैं, ऐसी वैल्यू मानते हैं जिससे कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनती है। ठीक है, अब चूंकि बी को मैंने 0 मान लिया तो 1/0 इनफाइनाइट बन जाएगा, तो ऐसा नहीं मान सकते हम। चाहो तो आप बराबर मान सकते हो, बी को 1 मान लो, या दोनों को बराबर मान सकते हो, ए को भी 1 मान लो, मतलब ए और बी दोनों बराबर मान लेते हैं। ठीक है, अगर ए और बी दोनों में बराबर मान लूं तो यहाँ पे a प्लस ए 2a आ जाएगा, 2a की वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, क्योंकि बराबर मानेंगे तो और ज्यादा इजी पड़ जाएगा।
तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी थी। देखो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है ना, यानी डायरेक्ट ही वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो यहीं से निकाल देता हूँ। ये आएगा सब कुछ अगर बराबर है तो ये 1/a², 1/b², ये दोनों टर्म इक्वली हो जाएंगी, और a और b भी बराबर है तो ये भी एक तरीके से a² बन जाएगा, यानी 1 और 1 2, 2 और 2 ये क्या आ जाएगा 4/a² आ जाएगा एक तरीके से, क्योंकि a और b मैंने बराबर मान लिए थे। एक की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/4, 4 ऊपर चले जाएगा, तो 16 आंसर आना चाहिए। आप वेरीफाई करने पड़ेंगे ऑप्शन। ए और बी की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4, 1/16 आएगा, ऊपर जाएगा तो 16 आ जाएगा। बाकी के ऑप्शन लेकिन जरूर वेरीफाई करने पड़ते हैं अगर इस तरीके से वैल्यू आप मानोगे तो, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स में ऑप्शन है ना कि कॉन्स्टेंट। तो 1/ab कितना आएगा 4 आ पाएगा, नहीं होगा। 1/a² b भी नहीं होगा, क्योंकि ये आएगा 4 और 2 8 आ पाएगा, ठीक है, ये भी सेम आ पाएगा। तो अगर वेरिएबल में ऑप्शन है तो फिर आपको सारे ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे, लेकिन बेसिक से सबसे ज्यादा इजी था ये। व्हाट इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक यूनिट ऑफ सिलेंडर विद हाइट ऑफ इक्वल टू द डायमीटर एंड रेडियस इज 4 यूनिट। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। पाई तो पाई की फॉर्म में ही है, रेडियस बोला गया है 4 यूनिट है तो 4 का स्क्वायर 16, और हाइट कितनी है, हाइट के बारे में बोला गया था कि जो हाइट है वो क्या है, हाइट इक्वल टू द डायमीटर। हाइट है वो डायमीटर के इक्वल है। डायमीटर क्या होता है, अगर रेडियस 4 है तो मैं कह सकता हूँ डायमीटर 8 होगा, यानी यही अपनी हाइट बोली है यहाँ पे, यानी हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, तो ये आ जाएगा 8। 16 × 128, यानी जो आंसर आ जाएगा वो 128 पाई हो जाएगा। बोला गया है ए ट्रेडर ओज ए मर्चेंट 9810 ड्यू इन 1 ईयर, बट द ट्रेडर वांट्स टू सेटल अकाउंट आफ्टर 6 मंथ। इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 9% पर एनम, हाउ मच कैश शुड ही पे। देखो क्या बोला गया है कि कोई एक बनिया है, एक व्यापारी को 1 वर्ष में इतना रुपए चुकाना था, कितना 9810 रुपए। ऐसे मान लो कि आपको 1 साल बाद 9810 रुपए चुकाने थे 9810। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाई गई थी वो 9% थी, यानी 1 साल बाद अगर जैसे मैं अपना प्रिंसिपल अमाउंट 100 मानूं तो 1 साल बाद इस पर जो ब्याज है वो 9 यूनिट आएगा, यानी 109 यूनिट मुझे पैसा देना था, जबकि सवाल में बोला गया कि 9810 था। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल निकाल रहा हूँ, आपको सिंपली समझ आ रहा है कि ये इसका 9 गुना है, क्योंकि 100 का 9 गुना 900 और 9 का 9 गुना 81, यानी ये 90 टाइम कट गया, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 100 यूनिट की वैल्यू 9000 आ गई, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 9000 था। अब जो पैसा है वो 6 मिनट बाद ही चुकाना चाह रहे हैं, यानी आप मान लो कि आपको पैसा 6 महीने बाद ही चुकाना है, तो ब्याज कम देना पड़ेगा ना, यानी फिर आपको सिर्फ इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चूंकि 1 साल की जो रेट थी वो 9% थी, आप 6 महीने में ही पैसा चुका रहे हो, तो रेट भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 4.5%। तो इसका 4.5% निकाल लो, इस 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, 9×5 45, 4 असिल 9 35 और 4 40, यानी 405 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो 6 महीने बाद टोटल उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 9000 प्रिंसिपल था और 405 अपने पास इंटरेस्ट आ गया, यानी टोटल 9405 रुपए देके वो अपना जो हिसाब है उसको बराबर कर लेगा। सिंपल क्वेश्चन था। बोला गया है दिस इज 1/2 देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखो ये 10 लिखा है ऊपर, इसको मैं ऐसे लिख दूं sin x अपॉन cos x। ये लिखा है sec x को लिख सकता हूँ 1/cos x, तो इससे तो ये पूरा कैंसिल हो गया, यानी sin x ही बचा है, और sin x की वैल्यू 1/2 है। आपको पता है कि sin x अगर 1/2 है तो x 30 डिग्री हो जाएगा, तो बस यहाँ पे 30 पुट कर दो, sin 30 हो जाएगा 1/2 प्लस cos 30 होता है √3/2। लेकिन देखो यहाँ पे स्क्वायर हो रखा है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है पूरे पे, तो इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर करना है तो नीचे तो आ जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ऊपर कितना आएगा a² + b² + 2ab, तो √3 का स्क्वायर √3 + 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 2 टाइम ऑफ ab, यानी 2 टाइम ऑफ √3। 2 से ऊपर नीचे कट रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 2 + √3 और नीचे क्या बच जाएगा 2, ऊपर नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। बोला गया है सर्कल सेंटर इज कनेक्टेड टू इट्स 15 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड बाय ए परपेंडिकुलर दैट इज 21 सेंटीमीटर। क्या बोला गया, एक सर्कल है अपने पास, ठीक है, जिसका सेंटर सपोज मैंने वो मान लिया, इससे 50 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, कोई कॉर्ड है जो कितनी है 50 सेंटीमीटर की है, इससे सर्कल का सेंटर कनेक्टेड है परपेंडिकुलरली, जिसकी लेंथ बोला है 21 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर लंबी दीवार से 21 सेंटीमीटर लंब द्वारा ये जुड़ा हुआ है, यानी ये जो लेंथ है ये 21 यूनिट है, और कॉर्ड की लेंथ 50 थी, और अभी मैंने बताया था कि सर्कल से जब परपेंडिकुलर डालते तो ये बाइसेक्ट होता है, यानी ये 25-25 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है व्रत की त्रिज्या बता दो, यही तो व्रत की त्रिज्या होगी r, तो पाइथागोरस लगा दो इसमें, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 21 का स्क्वायर 441, दोनों को जोड़ लो, 600 और 400 1000 और 41 और 25 हो जाएंगे 66, यानी आंसर आ जाएगा 1066 और रूट के अंदर ऑप्शन नंबर 4।
बोला गया द रेडियस ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल फ्रॉम द सेंटर इज 17 सेंटीमीटर। इस तरीके से एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल से, सर्कल के बाहर एक कोई पॉइंट है, ठीक है, वहां से मान लो कि ये पॉइंट अपने पास पी है, ये सर्कल का सेंटर है, तो जो सर्कल के सेंटर की जो बाहर पॉइंट है आउटसाइड, उसकी जो डिस्टेंस है सवाल में बोला है 17 यूनिट है और रेडियस 8 यूनिट थी। हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन आउटसाइड ऑफ द पॉइंट। तो जो हम इस पॉइंट से, बाह्य बिंदु से यहाँ पे जो हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस टेंजेंट की लेंथ हमें पूछ रहा है, तो टेंजेंट सेकंड थ्योरम लग जाएगी। इसको यहाँ से थोड़ा और आगे मिला देते हैं, ये भी 8 हो जाएगा। इसको मैं नाम देता हूँ, सपोज ए मान लो और इसको आप बी मान लो। तो टेंजेंट सेकंड थ्योरम कहती है कि ए पी का स्क्वायर बराबर होगा, इसको एक और नाम दे देते हैं सी, पी से लेकर सी तक की लेंथ इंटू पी से लेकर बी तक की लेंथ। आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी लिख रहा हूँ। तो पी ये हमें चाहिए, ए पी स्क्वायर चाहिए, तो हमें ए पी, तो यहाँ से ए पी स्क्वायर निकल पाएगा। ये कितना आ जाएगा, पी से लेकर सी तक की लेंथ। देखो पी से लेकर ओ तक की लेंथ 17 थी और ओ से लेकर सी तक की लेंथ 8 है, यानी अगर पी से लेकर सी तक की लेंथ निकालनी होगी तो 17 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 9 यूनिट। तो ये हो गया 9 यूनिट इनटू पी से लेकर बी तक की कंप्लीट लेंथ 17, तो यहाँ तक थी ओ तक, और 8 और जुड़ जाएगी, यानी 17 और 8 25। हमें चाहिए ए पी या पी ए, तो स्क्वायर रूट निकलेगा, 9 का 3 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, तो 3 पंजे कितना आ जाएगा, 15। तो 15 इज द करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। देखो प्रॉपर मेथड तो जो भी होगा आप हम सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग लगा लेते हैं। क्या मानना चाह रहे हो आप, बराबर ही मान लें दोनों को, ए और बी को बराबर मान लो, ठीक है। देखो कभी भी आप यहाँ पे बराबर भी मानोगे तो या तो आपका आंसर आएगा, गलत कभी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको पता नहीं कि सवाल में इक्वल मानना है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर कभी गलत नहीं आएगा, या तो आएगा ही नहीं, आएगा तो गलत नहीं आएगा। अगर मैंने ये बराबर माना तो आपको पता है ये है 25, और बराबर क्या 1 ही मान लेते हैं इन दोनों को, ठीक है, ज्यादा बेटर है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस ए और बी की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 48 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 5 और 6 11 इंटू, ये हो जाएगा 5 और 8 13। ये हमें सॉल्व करना है। देखो ये है 25 माइनस का 10, तो माइनस का 15 और माइनस का 48, तो माइनस का 33 बचेगा, माइनस का 33 बटा 11 यानी माइनस का 3 आएगा, और माइनस का 3 इस 13 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस 39 आ रहा है। अब ऑप्शन देखो, अगर मैंने बराबर माना तो ए और बी की वैल्यू 1 मानी है मैंने, तो 25 माइनस 64 कितना होता है, 25 तो एक बचा 50 तक, और 14 और 25 14 39 आ रहा है, और माइनस का, यानी ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन बाकी के भी चेक करने पड़ेंगे। अगर मैंने बराबर माना है तो 5 माइनस 8 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 नहीं हो सकता। बराबर माना तो 5 और 8 13, 13 का स्क्वायर 169 नहीं हो सकता। ये है 25 माइनस 36 माइनस 11 आ रहा है, नहीं हो सकता। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, तो कौन से सवाल पे थे हम, बच्चे बैल बजा के गए हैं, पता नहीं कौन थे, खेल रहे थे। बचपन में आपने भी की होंगी ऐसे शैतानी कि किसी के घर की बैल बजा के भाग जाओ। बोला गया है कि tan a की वैल्यू 5/7 है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखो अगर आपको tan गिवन है तो हम tan ही बना लेते हैं ना। यहाँ पे कैसे बनाएंगे, tan ऊपर नीचे cos से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी cos से डिवाइड, तो 7 इंटू cos से डिवाइड करोगे तो ये tan बन जाएगा sin बटे cos, माइनस cos से डिवाइड करोगे तो ये सिर्फ 3 बच जाएगा। सेम यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 5/7 प्लस 3, और इसको करना है प्लस 4। 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 5 माइनस 3 2, और ये कितना आ जाएगा 5 और 3 8, 2/8 मतलब 1/4, ये आ जाएगा 1/4 और प्लस 4, तो 4 सही 1/4, यानी ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोले क्या, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय ऑल 4 बैट्समैन। सब टोटल नंबर पूछा है, यानी सबको जोड़ना है। 8 और 6 14, 14 12 26, 26 और 6 32, 3200 हो गया। एक्स्ट्रा और देख लो कितना है, 20 50 70, यानी 3270। इतने इजी भी सवाल आ जाते हैं। बोला गया है कि 2 वेराइटीज ऑफ टी पाउडर है जो 250 रुपए पर केजी और 300 रुपए पर केजी है। इनको मिक्स किया जाता है थर्ड वेराइटी ऑफ टी पाउडर के साथ। किस रेशो में, 1:1:2 में। देखो पहला था 250 रुपए पर केजी का, दूसरा था 300 रुपए पर केजी का। तीसरा क्या प्राइस है उसका हमें नहीं पता है, लेकिन हमें बोला गया है कि 1:1:2 के अनुपात में मिक्स कर रहे हैं। इफ द मिक्सचर इज वर्थ ₹350 रुपए पर केजी, अगर मिलाने के बाद जो मिक्सचर है उसका जो प्राइस गिवन है 350 रुपए पर केजी आया है, यानी एवरेज आ गया अपने पास 350 रुपए पर केजी। तो पूछ रहा है कि जो थर्ड वेराइटी का हमने मिक्सचर मिलाया था उसकी प्राइस क्या होगी। डेविएशन देखते हैं ना कितना आएगा, ये डेविएशन से हो जाएगा। देखो यहाँ पे 350 से ये 350 था एवरेज अपना, और यहाँ पे 250 है, तो यहाँ पे कितने का डेविएशन है, 100 का डेविएशन है।
और इसके रेस्पेक्ट में रेशियो क्या है, ये रेशियो है एक्चुअली, वैसे तो ये ऊपर लिखने चाहिए थे पर कोई बात नहीं। 100 का डेविएशन है 1 रेशियो के रेस्पेक्ट में, तो 100 गुणा 1 यानी 100 ही आ जाएगा। यहाँ पे 300 है तो 50 का डेविएशन है यहाँ पे 1 रेशियो के रेस्पेक्ट में, तो 50 ही आ जाएगा। यानी ये माइनस कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। ये माइनस 150 का डेविएशन है, इसको हम कहाँ अरेंज करेंगे? देखो ओवरऑल 350 आ रहा है, ये कब आएगा? जब ऑब्वियस सी बात है ये वाला इन सब के एवरेज से ज्यादा ही होगा, यानी ये वाला एवरेज हमें निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे हम? ये 350 तो होगा ही, ओवरऑल अगर 350 था तो 350 तो होगा ही, एक्स्ट्रा कितना होगा वो हमें देखना है। तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? ये जो 100 और 50 यानी माइनस 150 का जो डेविएशन आ रहा है, इसको कौन पूरा करेगा? जो बचा हुआ थर्ड वाला यानी जो डेविएशन है, इसको ये पूरा करेगा। तो यह 150 प्लस कर देंगे, लेकिन इसको किस रेशियो में बांटेंगे? 2 रेशियो में यहाँ पे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 यूनिट था। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 150 बटे 2 मतलब 75, तो 350 प्लस 75 कितना आ जाएगा? 425। तो जो थर्ड वेराइटी ऑफ मिक्सचर है जिसका प्राइस हो जाएगा 425 रुपए पर केजी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली इसको x मान लेना, 250 गुणा 1 प्लस 300 गुणा 1 प्लस x गुणा 30 बराबर 350 इंटू टोटल ये कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 और 1 4, वैसे कर लेना बेसिक से, पर इस तरीके से भी समझ आ जाना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा हाई-फाई चीज हमने नहीं लगाई है। बोला गया साइन b की वैल्यू 15/17 है। 15/17 देख के मुझे दिमाग में आया कि यार 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, और साइन क्या होता है? लंब बटे करण, या जिसको मैं कह सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हिंदी में लंब और करण बोल देते हैं इसको हम। ये 15 है, ये 17 है, तो आधार बोल लो या बेस बोल लो, वो क्या हो जाएगा? 8, यानी 8 15 17 का ट्रिपलेट है। हमें चाहिए कॉस बी, तो कॉस क्या होता है? आधार बटे करण यानी 8/17। फिर चाहिए सेक बी, कॉस बी यहाँ पे है, सेक बी तो इसका उल्टा ही तो हो जाएगा, यानी 17/8 माइनस टेन बी लंब बटे आधार यानी 15/8। 17 माइनस 15 2 आएगा, 2/8 मतलब 1/4 हो जाएगा, और 4 से ये 2 टाइम कट जाएगा, यानी आंसर कितना आ गया अपना? 2/17, ऑप्शन 4। बोल रहा है ये डिस्काउंट सीरीज है 10 और 16% की, किसी इनवॉइस पर दी जाती है, तो सिंगल डिस्काउंट क्या होगा? a प्लस बी माइनस ab अपॉन 100 लगा दो, 10 प्लस 16 माइनस 10 गुणा 16/100 कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 16 और 10 26, 26 में से 1.6 माइनस करना है, 26 में से 1 माइनस किया तो 25, 25 में से भी 0.6 और माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा? 24.4%, ऑप्शन नंबर पहला। बोला गया एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसमें पी क्यू आर क्या है? साइड ए बी बी सी सी ए के मिड पॉइंट है। तो ट्रायंगल एबीसी की भुजा बोला गया है कि जो लेंथ है वो 11 है, तो पी क्यू आर का एरिया निकालना है, 1/4 हो जाएगा। देखो जो हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है ओरिजिनल, वो क्या है? एबीसी है। इन तीनों साइड के मिड पॉइंट हमें गिवन है, क्या क्या मिड पॉइंट है? पी क्यू आर। तो बोला गया है ट्रायंगल एबीसी की जो साइड है वो 11 है, यानी जो इक्विलैटरल ट्रायंगल था उसकी साइड क्या है अपने पास? 11 है। तो पूछ रहा है पी क्यू आर का एरिया बता दो। आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर ये मिड पॉइंट से हम ट्रायंगल बनाते हैं तो ये 1/4 होता है टोटल का, ठीक है। सेम सवाल इसी सीजीएल में पूछा भी है, या ये मैं ये भी कह सकता हूँ कि सबके एरिया इक्वल होते हैं और 1/1 होते हैं। तो हमें तो चाहिए बीच वाले का, यानी जो ये बीच वाला है ट्रायंगल पी क्यू आर का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा टोटल का, यानी ट्रायंगल एबीसी का। तो ट्रायंगल एबीसी का निकाल लो और 4 से डिवाइड कर लो। एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था, उसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड 11 है, 11 का स्क्वायर 121, तो ये क्या आ जाएगा? 121 √3/4 चौके 16। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट सवाल है P एंड Q स्टार्ट रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक वृत्ताकार पथ में P और Q अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लो P इधर जा रहा है तो अपना जो Q है वो इस साइड जा रहा है। इफ देयर स्पीड इज 10 एंड 8, P की स्पीड 10 है, Q की स्पीड 8 है, 8 मीटर पर सेकंड। बोला गया कि जो ट्रैक है उसकी लंबाई 1620 मीटर है, तो व्हाट टाइम दे विल मीट, तो वो किस टाइम मिलेंगे? इस पे 2 टाइप के सवाल बनते हैं। मैंने आपको बोला था कि एक तो होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, और एक दूसरा होता है कि कहीं भी कब मिलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे जरूरी नहीं है कि सेम टाइम पे मिलते हैं, ज्यादा टाइम लगता है। तो हमसे तो सिर्फ सिंपल पूछा है कि कब मिलेंगे, तो सिंपली हो गया कि 1620 तो अपना डिस्टेंस है। टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाएगी, 10 और 8 18, 18 नंबर 162, यानी 90 सेकंड लग जाएगा। अगर ये पूछता कि पहली बार जो फर्स्ट पॉइंट था स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो दोनों का पहले टाइम निकालते अलग अलग, फिर उनका एलसीएम लेते। पर सिर्फ यही एक पैटर्न पूछा गया है पूरे सीजीएल 2024 में इस शिफ्ट तक। तो नेक्स्ट सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। 3 एकम 3 और 1 4/3 प्लस
ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 और 3 7/4 इंटू ये है 3 एकम 3 और 2 5/3 और ये है 3 दूनी 6, 6 और 1 7/2 है, डिवाइड में 7/2 है तो मल्टीप्लाई में 2/7 हो जाएगा। बस इसे ही सॉल्व करना है हमें। देखो यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट दो, 7 से 7 कट गया और इससे ये 2 टाइम चले गया तो ये आ गया 4/3 प्लस यहाँ पे कितना बचा था 5 और इधर है 6, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 से ये 2 टाइम चले जाएगा तो ये 8 और ये आ जाएगा 5, यानी ये आ गया 13/6। 13/6 मतलब 6 दूनी 12, फिर 1 बचेगा तो 2 सही 1/6। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना। यहाँ पे क्या बोला गया है कि सामग्रियों ए और बी वाले समान विलयन की 2 डिफरेंट क्वांटिटीज है। देखो अपने पास क्या है 2 डिफरेंट क्वांटिटीज है, सेम सॉल्यूशन हैविंग इंग्रेडिएंट ए एंड बी आर स्टोर्ड इन 2 डिफरेंट कंटेनर। अपने पास 2 कंटेनर है अलग अलग जिनमें 2 इंग्रेडिएंट है ए और बी, जिनकी क्या है डिफरेंट क्वांटिटी है बट सेम सॉल्यूशन है। सेम सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है कि ए और बी है सेम रेशियोज में होंगे। ठीक है, हमें बोला गया इन द फर्स्ट कंटेनर 252 लीटर ए है और 441 लीटर बी है, यानी यहाँ पे 250 लीटर तो ए है और 441 लीटर बी है कंटेनर 1 में। ठीक है, 441 लीटर बी है कंटेनर 1 में। सिमिलरली आगे क्या बोला है इन द सेकंड कंटेनर टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1188, यानी टोटल यहाँ पे दे दिया, ए और बी का अलग से नहीं दिया, टोटल दे दिया कि 1188 है। तो हमसे पूछ रहा है सेकंड कंटेनर में इंग्रेडिएंट बी है उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पे सवाल में ना एक इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई थी कि समान विलयन है, इसका मतलब क्या है सेम सॉल्यूशन है, मतलब ए और बी है वो सेम रेशियोज में होंगे। ठीक है, तो अगर सेम रेशियोज में होंगे तो पहले वाले का अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये 21 से कट जाएगा, 21 का स्क्वायर है और ये 21 दूनी 42, फिर कितने बचे, सॉरी 21 एकम 21, फिर यहाँ पे कितने बचेंगे अपने पास 4, 21 दूनी 42, यानी ये 12/21 में है। या फिर इसको 3 से और काट सकते हो, 3 चौके 12 और 3 7 21, यानी 4/7 में है ये, यानी ये ए का रेशियो हो गया या बी का रेशियो हो गया। बोला था कि क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी सेम है तो मैं कह सकता हूँ 4 और 7 टोटल 11 यूनिट है, 11 यूनिट की वैल्यू 1188 है। तो कितना गुना है इसका, 11 एकम 11 और 11 8 88, यानी 108 गुना है। हमसे पूछ रहा है बी कितना होगा, तो बी की वैल्यू 7 थी तो 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें, तो कितना हो जाएगा 7 गुणा 108, तो ये हो जाएगा 700 और 7 8 56, यानी 756 लीटर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे बोला था कि 2 डिफरेंट क्वांटिटीज है, ठीक है, अलग अलग क्वांटिटी है ए और बी की, लेकिन सॉल्यूशन सेम है, यानी उनके रेशियो सेम होंगे और टोटल सॉल्यूशन सेम होगा बट क्वांटिटी अलग अलग है। तो सेम यहाँ 4 7 में था, इसको 4 7 में बांट दिया, बी वाले की पूछी थी यानी 7 की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है पी और क्यू एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे मैं पी मान लेता हूँ, यहाँ पे क्यू मान लेता हूँ, एक दूसरे से ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आगे क्या बोला गया है R इज ए पॉइंट ऑन पी क्यू पर एक कोई पॉइंट R है सच दैट पी आर इज 6, P से लेकर R तक की लेंथ हमें दे दी कितनी 6। अगर ये 6 है तो मैं कह सकता हूँ टोटल 10 था, यानी R से लेकर Q तक की लेंथ में बोल सकता हूँ 4 होगी। सवाल में पूछा क्या है इन्होंने, व्हाट परसेंट इज द लेंथ, थोड़ा यहाँ पे कट रहा है रुको, व्हाट परसेंटेज इज द लेंथ ऑफ QR डिक्रीज, QR की लेंथ को हम कितना डिक्रीज करें व्हेन द लेंथ ऑफ PR इंक्रीज बाय 5%। देखो ओवरऑल लेंथ तो 10 यूनिट ही रहनी है, अब बोल रहे हैं कि अगर PR की लेंथ जो कि कितनी है 6, इसको हम 5% बढ़ा रहे हैं, अगर 6 का 5% में आपसे पूछो तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, यानी 0.3 यूनिट में बढ़ा रहा हूँ, तो फिर QR की लेंथ को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, टोटल तो 10 ही रखना है। अब जब ये 0.3 बढ़ा रहे तो सिंपल सी बात है कि QR की लेंथ को 0.3 घटाना पड़ेगा, तभी तो ये सेम बन पाएगा, यानी इसको 0.3 डिक्रीज करना है। हमसे पूछा है परसेंटेज में कितना डिक्रीज करें, तो 0.3 डिक्रीज हो रहा है कितने पर, पहले QR की ओरिजिनल लेंथ क्या थी 4, यानी 0.3 डिक्रीज हो रहा है 4 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से चले जाएगा 25 टाइम, 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 या 75, यानी 7.5% डिक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा सवाल है, एक पाइप किसी खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप 6 मिनट में से खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला पाइप है। एलसीएम आ जाएगा 30, 5 6 की 30 और 6 पंजे 30। बोला गया अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने टाइम में टंकी भरेगी, 6 यूनिट भरता है 1 मिनट में और 5 खाली होता है, यानी 1 यूनिट भर पा रहा है, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, फिर 30 मिनट लग जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीन एंड मोड से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, थोड़ा और जूम करता हूँ इसको। देखो ऐसे तो इजी क्वेश्चन है, कोई खास टफ नहीं है, बस आपको अगर चीजें पता होगी तो। मीन क्या होता है और मोड क्या होता है। मोड क्या होता है, जो डाटा है, डाटा में सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है
उसको हम बोलते हैं मोड। यहाँ पे क्या गिवन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है और इधर एज गिवन है, ठीक है, इधर नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, इधर एज है। तो हमें किसका पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द मोड ऑफ एजेस, एज का हमसे मीन और मोड पूछा है, ठीक है। तो हमें एज वाले पे फोकस करना है, यानी नीचे वाले डाटा पर। तो सबसे ज्यादा रिपीटेशन देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 70 चिल्ड्रन ऐसे हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, सबसे ज्यादा रिपीट 70 हो रहे हैं, और उनके रेस्पेक्ट में जो एज है वो क्या है, 3 है। तो मैंने क्या बोला कि मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है। तो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 70 टाइम, लेकिन एज कौन सी है, 3, तो मोड आ जाएगा 3। अब मीन निकालना है, मीन क्या होता है, मीन आपका एवरेज ही होता है। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो निकाल लो, 20 लोग हैं, 20 चिल्ड्रन है और एज उनकी 1 है, तो सम कितना हो जाएगा, यहाँ पे सम निकाल रहे हैं हम, इसका हो जाएगा 20, 50 गुणा 2 इसका सम हो जाएगा 100, 70 गुणा 30 इसका सम हो जाएगा 210, 50 गुणा 4 इसका सम हो जाएगा 200 और 20 गुणा 5 इसका सम हो जाएगा 100। हमें मीन चाहिए, एवरेज चाहिए, तो सबको जोड़ देते हैं पहले। कितना हो जाएगा ये 20 और 100, 120, 120 और 210, ये हो जाएगा 230, 330, 330 और 200, 530 और 100, 630 हो गया। एवरेज निकालने के लिए नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर क्या है, ये एज है, नंबर कौन से हैं, ये वाले 20 और 50 70, 70 और 70 140, 140 और 50 190, 190 और 20 कितना हो जाएगा 210, तो 210, तो ये आ जाएगा 3, यानी मीन आ गया 3। चूंकि मीन भी 3 है, मोड भी 3 है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, 0। तो 0 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, 0, ठीक है, यहाँ पे 0 आंसर होगा। वो ओवरलैप हो गई है चीजें, बट आंसर हो जाएगा अपना 0। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। बाकी अगर आपको मीन मोड मीडियन नहीं पता है तो स्टैटिक्स की क्लास मैंने पढ़ाई थी, 1 शॉट वीडियो करके एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया था, जिसमें आगे की वीडियोस तो मैं बना नहीं पाया बाकी चैप्टर्स के, क्योंकि अभी हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं सीजीएल के, बट ये मैंने पढ़ाया है स्टैटिक्स, तो उसमें देख लेना। नेक्स्ट सवाल है, बोला गया कि रमेश सेल राइस एट ₹36 पर केजी, 36 रुपए पर केजी के हिसाब से वो राइस को बेचता है, जो 30 रुपए पर केजी के हिसाब से उसको खरीद के लाया था, यानी 30 रुपए का सामान खरीद के लाया था और 36 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो एक तो सीपीएसपी का रेशो यहाँ से आ जाएगा, 6 पंजे 30, 6 6 36, एक प्रॉफिट तो इसने यहाँ से कमा लिया। मोर एवर ही गिव ओनली 800 ग्राम राइस इंस्टेड ऑफ 1 kg, और 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम में दे रहा है, तो वेट हो जाएगा 1000 से 800 ग्राम, लेकिन प्रॉफिट निकालते हैं तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा रेशो, यानी ये 5-4 है, लेकिन प्रॉफिट निकालेंगे तो 4-5, ये वेट का रेशियो है, ठीक है। जब प्रॉफिट निकालते हैं तो रेशियो रिवर्स हो जाएगा, यानी 4 से 5। हमसे पूछ रहा है कि एक्चुअल उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी ये कितना आ गया 2:3। 2 के सामान को 3 में बेच रहे हो, 1 का प्रॉफिट कमा रहे हैं 2 पर, और 1/2 होता है कितना 50%, तो उसको 50% का प्रॉफिट कमा रहा है वो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक नंबर है 62684XY, ये किससे डिविजिबल है, 8 एंड 5 दोनों से। अगर नंबर 8 और 5 से डिविजिबल है तो इनके एलसीएम 40 से डिविजिबल होगा। अगर नंबर 40 से डिविजिबल है तो मैं कह सकता हूँ y की वैल्यू तो फिक्स हो गई, 0 आना ही चाहिए, तभी 40 से कट पाएगा। एक ऑप्शन में यहाँ से हटा सकता हूँ, क्योंकि ये जो वैल्यूज है रेस्पेक्टिवली x एंड y की है, यहाँ पे y 0 नहीं था। अब बची क्या अपने पास, ऑप्शन से उठा लेते हैं, ज्यादा बेटर है। यहाँ पे बचा 4, ये सारी वैल्यूज पहली वाली x की है, यानी या तो 450 आएगा, या फिर 440 आएगा, या फिर 420 आएगा। यही 3 ऑप्शन है। ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, देख लो। अब देखो पहले ऑप्शन पे अगर मैं नजर डालता हूँ तो ये 50 है, 50 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें चेक करना है 8 से, यानी 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट होने चाहिए, तो ये ऑप्शन खत्म, यानी 5 नहीं हो सकता, ये ऑप्शन खत्म। 440 4 से तो हो रहा है, और 8 पंजे 40, 4 बचेगा, यानी ये हो पा रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसको वेरीफाई करवा देते हैं। देखो 8 पंजे 40, 2 बचेगा, फिर 20 है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गई होंगी चीजें, बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ये वाला सिमिलर टाइप का सवाल ना हर शिफ्ट में आ रहा है। बोला गया कि निम्नलिखित में से, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़े वैल्यूज देखो आप, डिफरेंट टाइप के, डज नॉट इक्वल्स टू है, मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है। बोला गया है कि ए और बी के किन मानों के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कौन सा ऐसे इक्वेशंस होती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो मैंने आपको बोला था कि जो पैरेलल लाइन होती है वो आपकी कहीं भी मिलती नहीं है, अगर मिलती नहीं है तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है, क्या होती है पैरेलल लाइन की कंडीशन, उनके x कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होता है उनके y कोफिशिएंट का रेशियो, लेकिन ये बराबर नहीं होता है इनके कांस्टेंट टर्म का रेशियो। बस यही वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। फटाफट कर लेते हैं। पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। दूसरी वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 - a है, ये बराबर हो जाएगा
कुछ ज़्यादा ही छोटा कलर हो गया, इसको थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ। पहली वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -1 है, दूसरी वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 6 है। डज नॉट इक्वल्स टू, पहली वाली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 2 - a है, दूसरी वाली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म a + b है। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपनी a की वैल्यू निकलेगी। देखो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 6 = ये -a से मल्टीप्लाई होगा तो -a और प्लस का a², ये हो गया अपने पास। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ से मेरी इक्वेशन बन गई a² - a - 6 = 0। देखो एक ऐसे हमें फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लाई -6 आ जाए और जोड़े तो -1 आ जाए, यानी -3 और प्लस का 2 हो जाएगा। लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, यानी a की 2 वैल्यू आ गई, +3 और -2। चूंकि a की वैल्यू -2 तो कोई ऑप्शन में नहीं थी तो ये तो हट जाएगा, a की वैल्यू 3 ही हम कंसीडर करेंगे। a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे -3 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 3 है तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड रखेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? -3, तो इसको सॉरी a की वैल्यू +3 थी ना, पहले वाली क्वेश्चन में -3 है, ये भी हट जाएगा। यानी एक तो अपना ये ऑप्शन, ये दो ऑप्शन बच गए हैं अभी, ठीक है। अब देखना है कि यहाँ पे b की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो a की वैल्यू निकाल चुके हैं, कोई भी दो को कंपेयर कर लो। अब इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, दूसरे और तीसरे को, और a की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 3, a की वैल्यू 3 रखूंगा यहाँ पे, इधर सॉल्व कर रहा हूँ। a की वैल्यू मैंने रखी 3 तो ये हो जाएगा -3/6, -3/6 मतलब -1/2, -1/2 इज, ये डज नॉट इक्वल्स टू है 2 - a, और a की वैल्यू कितनी है? 3, 2 - 3 मतलब -1 आएगा, अपॉन a + b, a की वैल्यू 3 आ गई, प्लस b। देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 + b डज नॉट इक्वल्स टू, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 को इधर ले जाओ तो b डज नॉट इक्वल्स टू 2 - 3 यानी -1, यानी b की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड, ये भी हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे b डज नॉट इक्वल्स टू 1 है। बहुत बढ़िया सवाल है, उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब पे मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर लेना, देन टेलीग्राम पे मैसेज कर देना @freekedu पे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। कोई भी जनरल क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो। इससे क्या होता है ना, थोड़ा बाइफर्केशन हो जाता है। अगर एक जगह ही सब तरह के मैसेज आते हैं तो फिर चीजें मुश्किल हो जाती है हैंडल करना। बाकी अवॉइड करना कि मेल ना करो आप, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो सेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं टाइम निकाल के लिए, आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी टाइम का मेरे पास कमी चल रही है, क्योंकि ऑफिस से थोड़ा ऑफिस ऐसा अलॉट हुआ है कि वहाँ पे काम का काफ़ी ज़्यादा लोड है, सेंट्रल चार्ज है। लेकिन मैंने यहाँ पे कंटिन्यूटी सिर्फ एक रीज़न से बनाई हुई है। उसका रीज़न ये है कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं ना, उनको कहीं भटकना ना पड़े, इसलिए मैं ज़बरदस्ती टाइम निकाल के वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ पा रहे होगे। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।